नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में हम राणा सांगा के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास में राणा सांगा का व्यक्तित्व अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसने अपने वंश की वीरता पूर्ण परंपराओं का ही पालन नहीं किया, अपितु मेवाड़ के गौरव को और अधिक उन्नतशील बनाया। हरबिलास शारदा का विचार है कि मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सबसे अधिक प्रतापी शासक हुए हैं। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ की उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है। उसके अंतिम प्रतिद्वंदी बाबर के हृदय में भी राणा के लिए पर्याप्त श्रद्धा थी। स्वयं बाबर ने उसके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे पराजित करने में असमर्थ था। उसके राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़ रुपए थी और उसकी सेना में 1 लाख सैनिक थे। सांगा के 3 उत्तराधिकारी अगर वैसे ही योग्य होते तो मुगलों का राज भारत में नहीं जम पाता। सांगा केवल एक विजेता ही नहीं, वह राज निर्माता भी था। जब वह 1509 ईस्वी में राणा बना तो मेवाड़ राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उत्तर में दिल्ली के लोधी वंशी सुल्तान संकट उत्पन्न कर रहे थे। दक्षिण पश्चिम में मालवा व गुजरात आक्रमण करते रहते थे। मेवाड़ के आसपास के राजपूत नरेश भी मेवाड़ की आंतरिक अवस्था का लाभ उठाना चाहते थे। राणा की प्रारंभिक कठिनाइयों ने उसे निडर, वीर योद्धा तथा साहसी बना दिया था। सिंहासन पर बैठते ही राणा ने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया तथा मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित किया। उसने गुजरात तथा मालवा के मुस्लिम शासकों को ही नहीं बल्कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी परास्त किया। अजमेर व चाकसू जीतने के अतिरिक्त रणथंभौर, गागरोन, कालपी, भिलसा तथा चंदेरी को मेवाड़ राज्य का अंग बनाया। इन विजयों से प्रभावित होकर कई राजपूत नरेशों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के राणा की मैत्री करने में वे गौरव अनुभव करने लगे। यही कारण था कि खानवा के युद्ध में उसके साथ 7 राजा, 9 राव तथा 104 छोटे सरदार युद्ध करने आए थे। राणा सांगा केवल विस्तारवादी नीति में ही विश्वास नहीं रखता था, अपितु वह मेवाड़ साम्राज्य को सुरक्षित भी रखना चाहता था। यही कारण था कि उसने मालवा तथा गुजरात के मुस्लिम शासकों को कई बार हराया, परंतु उनके राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं किया। उसने दिल्ली के सुल्तानों को परास्त अवश्य किया, परंतु दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आक्रमण नहीं किया। वह केवल उनकी शक्ति कम करके मेवाड़ राज्य को उनसे सुरक्षित रखना चाहता था। इसमें उसको सफलता भी मिली। मालवा तथा गुजरात के शासक कभी मेवाड़ राज्य की सीमा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सके। इस नीति के आधार पर ही उसने करमचंद पवार को रावत की पदवी से सुशोभित कर अजमेर, माडलगढ़, पर्वतसर, बनेड़ा आदि का जागीरदार बनाकर अपने मेवाड़ राज्य को उत्तर पूर्व में सुरक्षित बना लिया। इसीलिए राणा सांगा को विजेता के साथ साथ साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर ओझा ने राणा सांगा का मूल्यांकन करते हुए उसे वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान तथा न्यायपरायण बताया है। वह अपनी वीरता के कारण ही संघर्ष काल में मेवाड़ का महाराणा बना रहा। यही नहीं, अपनी बुद्धि के बल पर उसने मेवाड़ को सुरक्षित तथा विस्तृत किया। अपने शत्रु महमूद खिलजी को कैद करके छोड़ देना तथा उसका राज्य उसे वापस कर देना राणा की उदार राजनीति का परिचायक था। वह एक सच्चा क्षत्रिय था। उसका दरबार शरणार्थियों के लिए सदैव खुला रहता था। उसने कितने ही राजाओं, अमीरों, सरदारों तथा शहजादों को अपने आश्रय प्रदान किया तथा उनकी सहायता की। राणा सांगा वीर सेना नायक के साथ साथ
उच्च कोट के राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी भी थे। मालवा गुजरात के प्रति सांगा की नीति उसकी दूरदर्शिता की पुष्टि करती है। उसने इन दोनों को कभी संयुक्त होने का अवसर नहीं दिया। कई इतिहासकारों ने उसके द्वारा मालवा व गुजरात के परास्त मुस्लिम शासकों को बंदी बनाकर छोड़ना उसकी भूल बताई है, लेकिन यह उसकी राजनीतिज्ञता का परिचायक था। उसकी इस नीति के कारण मेवाड़ को उसके शासनकाल में मालवा तथा गुजरात के आक्रमण का भय नहीं रहा। कुछ इतिहासकारों ने सांगा को हिंदू पद कहकर पुकारा है। इसका अर्थ है कि राणा भारत में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था। हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए अपने समकालीन दिल्ली, मालवा, गुजरात के अतिरिक्त जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा आदि मुस्लिम शासकों को परास्त करना जरूरी था, परंतु राणा ने उनके विरुद्ध कभी युद्ध करने का नहीं सोचा। जिन मुस्लिम शासकों से उसका संघर्ष हुआ भी, तो उसके पीछे सांगा का लक्ष्य मेवाड़ की सुरक्षा था। उन राज्यों को अपने राज्य में मिलाने का उसने कभी प्रयत्न नहीं किया। कुछ विद्वान हिंदू पथ का अर्थ हिंदू धर्म तथा संस्कृत की रक्षा करने वाला मानते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि उसने 16वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को बलपूर्वक सब पर थोपने का प्रयत्न किया। राणा एक धर्मनिष्ठ हिंदू अवश्य था, परंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उसने मुस्लिम प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किए। अगर वह धर्मांध होता तो खानवा के युद्ध में हजारों अफगान व मेवाती बाबर के विरुद्ध राणा का साथ नहीं देते। अतः हिंदू पथ का अर्थ अन्य धर्मों पर अत्याचार कर हिंदू धर्म का विकास करना नहीं था। वास्तव में पिछले 300 वर्षों से जो तुर्की अत्याचार हो रहे थे, उनके फलस्वरूप निराशावादी हिंदू समाज के लिए वह एक आशा की किरण था। ऐसे समय में एक हिंदू राजा के राजनीतिक प्रभुत्व की वृद्धि से ने स्वधर्मी हिंदुओं में आशा की नवीनकरण प्रस्फुट की। अतः वे सांगा को हिंदू पथ के रूप में देखने लगे। इन सभी गुणों के होते हुए भी राणा सांगा में कुछ त्रुटियां थीं, जिनके कारण हम उसे एक सफल राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ नहीं मान सकते। अगर वह एक महान विजेता व शासक बनना ही चाहता था, तो जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, उसे आगरा पर आक्रमण करना चाहिए था। इससे 3 लाभ होते। प्रथम, बाबर सुगमता से आगरा पर अधिकार नहीं करता। दूसरा, बाबर के शत्रु अफगान आगरा मिल जाते। तीसरा, उसे आगरा की विजय से काफ़ी धन प्राप्त होता। पर आक्रमण न करना उसकी महान भूल थी। इससे भी बड़ी भूल यह थी कि बयाना की विजय के बाद उसने मुगल सेना पर शीघ्र आक्रमण नहीं किया। उस समय राजपूतों के शौर्य के कारण मुगल सेना में घबराहट मची हुई थी तथा मुगल सैनिक निश्चित रूप से परास्त होते, लेकिन राणा द्वारा विलंब किए जाने के कारण बाबर को अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने तथा मोर्चाबंदी करने का और मोर्चाबंदी को सुदृढ़ करने का अवसर मिला। राणा सांगा में विदेशी शत्रुओं की चाल और युद्ध कौशल के अनुरूप अपनी युद्ध शैली को मोड़ने की सूझबूझ की कमी थी। उसकी मोर्चाबंदी बाबर की तुलना में दयनीय थी। दूसरा, उसने यह भी नहीं समझा कि बाबर के साथ युद्ध करने का अर्थ बारूद से युद्ध करना होगा। बाबर के द्वारा पानीपत के मैदान में तोपों का प्रयोग वह देख चुका था। उसने तोपों से मुकाबला करने का कोई उपचार नहीं खोजा। यह उसकी भारी भूल थी। उसे यहाँ युक्त से कार्य करना चाहिए था। वह खुले मैदान में युद्ध न कर छापामार नीति अपना सकता था। अनुभवी सेनानायक बाबर की युक्त के सामने सांगा का सैन्य बल नहीं टिक सका। यदि शौर्य के साथ सूझबूझ भी सांगा के लिए देन होती, तो भारतीय इतिहास का अध्याय दूसरे रूप में लिखा जाता। कूटनीति और चाल का उसमें अभाव बना रहा। यह भी कहा जाता है कि उसने हाड़ी रानी के प्रति उदार होकर उसके पुत्र को रणथंभौर की जागीर दे दी। इससे मेवाड़ 2 भागों में बट गया, जिससे मेवाड़ की संगठित शक्ति को बहुत धक्का लगा। अतः स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक मामलों में वह अधिक निपुण नहीं था। यही कारण है कि गुजरात का शासक बहादुर 2 बार मेवाड़ को रोकने का साहस कर सका।
इन त्रुटियों के बावजूद राणा सांगा भारतीय इतिहास के उन अमर शासकों में से है जिन्हें विदेशियों से मुकाबला करने की क्षमता वाला कहा जाता है। उसके व्यक्तित्व का रोचक वर्णन वीर विनोद में आ, आ, इस प्रकार वर्णित हुआ है कि राणा सांगा का मंझला कद, भरा हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, लंबे हाथ और रंग गेहुआ था। वह दिल का बड़ा मजबूत था। मृत्यु के समय उसकी एक आँख, एक हाथ, एक टांग ही थी और शरीर पर 84 घावों के निशान मौजूद थे। फिर भी उसका जोश कम नहीं हुआ और वह अंतिम समय तक लड़ता रहा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का विचार है कि उसने अपने चरित्र बल से यह प्रमाणित कर दिया कि दुनिया के वैभव के उपभोगों से स्वदेश की रक्षा का महत्व तो कहीं अधिक है। उसने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता के आचरणों को अपनाकर अपने आप को अमर बनाया। आज भी उसके जीवन के उद्देश्यों और आचरण के माध्यम से इतिहास के लिए एक बड़ी शिक्षा है और वह देशभक्तों के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से राणा सांगा की हमने कुल 6 भागों के माध्यम से चर्चा की, जिसमें भाग 4 के 2 अंदर उपभाग हैं, खानवा युद्ध का पहला भाग और दूसरा भाग। तो राणा सांगा के व्यक्तित्व के संदर्भ में आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें ताकि उनका उत्तर दिया जा सके। और राणा सांगा परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शासक है जिस पर लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी तथा कभी कभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आता है। तो आप इसको पढ़ें और धन्यवाद।